दोस्तों, आपके अपने चैनल सरकारी रियल टेक टी1 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज जो है बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी द्वारा और आज बजट पास हो गया है। तो उसी के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर बात करेंगे कि यूनियन बजट 2022 जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, केंद्रीय बजट 2022-23 का, उसकी डिटेल की जो है डिटेल में हम बात करेंगे सभी इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और निर्मला सीतारमण का चौथा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। इस बार का बजट भी पिछली बार की तरह पेपरलेस बजट था और वित्त मंत्री ने संसद में पहले टैब पर बजट भाषण पढ़ा। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनें, जी हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। ई पासपोर्ट, 5G मोबाइल सर्विस के रोल आउट के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी, 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा, डिजिटल रुपया, डिजिटल यूनिवर्सिटी और भी तमाम अन्य बड़ी घोषणाएं की गई और जिसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर नीचे आर्टिकल में हम पढ़ के आपको बताएंगे। बजट और संवैधानिक प्रावधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। केंद्र सरकार प्रतिवर्ष अपने कार्यकाल का वार्षिक लेखा जोखा संसद में पेश करती है। इस लेखा जोखा में जहां एक तरफ वह अपने वार्षिक आमदनी बताती है, वहीं दूसरी ओर वह अपने एक साल के खर्च का पूरा उल्लेख करती है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो एक साल का होता है, यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वह विवरण है जो चालू वर्ष के 1 अप्रैल से, दोस्तों हम सब जानते हैं 1 अप्रैल से शुरू होकर के ये 31 मार्च तक चलता है। तो ये पूरा एक साल का रहता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 के मुख्य बातों के बारे में। वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर जो है 9.27% रहने का अनुमान लगाया गया है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है। देश में 25,000 किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा और देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है। इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है। देश में आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। और दोस्तों, पीएम गति शक्ति ने विकास के 4 स्तंभों में से एक योजना जो है बनाई है और ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधाओं वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी और सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। और अगला पॉइंट है 7 फोकस क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 7 पॉइंट बताए, 7 क्षेत्र हैं जिन पर फोकस ज़्यादा किया जाएगा। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई और निवेश का वित्त पोषण। तो आगे देखेंगे, यह केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के अमृत काल की नींव। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि यह केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के अमृत काल की नींव रखने और अर्थव्यवस्था का खाका देने का प्रयास करेगा। भारत को 75 से 100 पर। आगे देखें, 14 क्षेत्रों में 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने। जी हाँ दोस्तों, ये नौकरी की अगर बात करें तो ये बताया गया है कि अगले सालों में 14 क्षेत्रों में 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता और 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त नए उत्पादन के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं। ड्रोन को सेवा बनाने के लिए स्टार्टअप्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और सभी राज्यों को चुनिंदा ITI में कोर्स शुरू किए जाएंगे। दोस्तों आगे देखें तो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और 5 लाख करोड़ रुपए की जो है राशि को कवर करने के लिए गारंटीकृत कवर को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। प्राकृतिक शून्य बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और PM ई विद्या के एक वर्ग एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। इससे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। सीतारमण ने बजट 2022 में एक राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम की घोषणा की और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य संबंध सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान
और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी। महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है। और रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा। 2.37 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान होगा। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की 44,605 करोड़ रुपए की घोषणा पूंजीगत वस्तुओं के कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगी। सरकार लगातार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है। आगे बढ़ते हुए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ जो है स्थापित की जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम मोदी की विकास पहल को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा लागू किया जाएगा। यह युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगा। महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगा। यह योजना मौजूदा केंद्र या राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं है। नागरिकों के लिए इसे आसान बनाने के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी करना शुरू किया जाएगा। ईज ऑफ बिजनेस 2.0 लॉन्च हुआ। ईज ऑफ बिजनेस 2.0। बात आगे करें, फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना, कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप और वित्त पोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से सहायता की जाने वाली निधि जो कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक है। बात आगे करें तो 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किफ़ायती आवास योजनाओं के लिए जो है 2022-23 में 80 लाख घरों की पहचान की जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 के भीतर सेवाओं के शुभारंभ को सक्षम करने के लिए कैलेंडर 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने के लिए अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक ABGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो इसे महसूस करने के तरीकों की सिफारिश करेगा और हमारे बाजारों और वैश्विक मांगों की सेवा के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी। घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। यह पिछले वित्त वर्ष के 58% से अधिक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास का बजट 25% रक्षा अनुसंधान एवं विकास, उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। उद्यमों और केंद्रों के विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून में बदल दिया जाएगा। यह मौजूदा औद्योगिक परिक्षेत्रों को कवर करेगा और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है। 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित और क्षमता के घरेलू निर्माण की सुविधा के लिए सौर PV मॉड्यूल के लिए विनिर्माण इकाइयों को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए प्राथमिकता के साथ उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के निर्माण के लिए PLI के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। आगे देखें 2022-23 से RBI द्वारा डिजिटल रुपया, जी हाँ दोस्तों, डिजिटल रुपये की काफ़ी जो है जिक्र हुआ है इस बार कि 2022-23 से जो है RBI द्वारा डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके जारी किया जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा का परिचय और सार्वजनिक डिजिटल मुद्रा रखने के लिए सरकार की एक ठोस योजना निर्धारित करता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक है। इसका उपयोग PM गतिशक्ति से संबंधित और राज्यों के अन्य उत्पादक पूंजी निवेश के लिए किया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने जो है टैक्स के लिए क्या कर प्रस्ताव के रिगार्डिंग क्या बोला, आइए हम देखते हैं। निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए एक नए कर नियम की घोषणा की है जहां एक करदाता प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से 2 साल के भीतर करों के भुगतान पर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है।
और डिजिटल संपत्ति जो क्रिप्टो करेंसी होती है, डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के से होने वाली आय पर 30% कर, साथ ही लेन देन पर 1% कर लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। आगे देखें, स्टार्टअप्स के लिए मौजूद कर लाभ जिन्हें लगातार 3 वर्षों के लिए करों के छूट की पेशकश की गई थी को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से होने वाली आय पर 15% टैक्स लगेगा और जनवरी 2022 के महीने के लिए सकल जीएसटी कलेक्शन 1,40,986 करोड़ रुपए है, जो कर की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है। आगे देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, बियर बेल्स और हेयर बेल्स डिवाइसेस को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में छूट दी जा रही है और कैमरा मॉड्यूल आदि सहित मोबाइल फ़ोनों के पुर्जों के लिए शुल्क रियायतें दी गई हैं। पॉलिश किए गए हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क में 5% की कटौती की गई है और सिंपल सावन डायमंड को छूट की जाएगी। ई कॉमर्स के जरिए आभूषणों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए इस साल जून तक सरलीकृत नियम लागू कर दिए जाएंगे। एनपीएस में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले के 10% से बढ़ाकर 14% हो गई है। और आगे देखें, सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर में 15% की कटौती की जाएगी। प्रस्ताव सहकारी समितियों पर अधिभार को घटाकर 7% कर देगा जिनकी आय 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच में है। आगे देखा, कुछ कृषि उत्पादों, रसायनों, दवाओं आदि पर 350 से अधिक छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा और पूंजीगत वस्तुओं पर रियायती सीमा शुल्क चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा और 7.5% की प्रारंभिक दर लागू की जाएगी। आगे देखें, अनब्लेंडेड फ्यूल पर अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगेगा और वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध शेयरों के पर अधिभार 28.5% से घटाकर 23% करने की घोषणा की है। घाटा व्यय के बारे में देखें तो 2025-26 तक जो है उन्होंने बताया कि सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव और 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। आगे देखें, सकल घरेलू उत्पाद के 6.9% पर 2021-22 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा और 2022-23 में कुल खर्च 39.45 ट्रिलियन रुपए देखा जा सकता है। वित्त वर्ष 2013 में राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद में 4% राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी और राज्यों को आवंटित सामान्य उधारी के अतिरिक्त 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण किया जाएगा। 2022-23 में, सॉरी ये 2023 नहीं है, 2013 नहीं, 2023 है दोस्तों, ये 2023 है। और 2022-23 में 1 ट्रिलियन रुपए पूंजी निवेश परिव्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना बनाई गई है। आगे देखें, वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य 6.4% निर्धारित जो है। फाइनेंशियल ईयर 23 कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपए का देखा गया है। उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ रुपए देखी गई हैं और वित्त वर्ष 2012 में संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.9% था, जबकि बजट अनुमानों में यह 6.8% था। वित्त वर्ष 2013 के लिए यह राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4% निर्धारित किया गया है। ये 13 नहीं दोस्तों, 23 है, वैसे ध्यान देखिएगा। और राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम की बात करें तो सीतारमण ने बजट 2022 में एक राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम की घोषणा की है और जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियाँ और अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी। महामारी ने सभी उम्र के लोगों को में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा दिया है। बात करें दोस्तों शिक्षा क्षेत्र की तो प्राकृतिक शून्य बजट और जैविक खेती आधुनिक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और पीएम ई विद्या के एक वर्ग एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बात करें भारतीय रेल की तो पीएम गति शक्ति ने विकास के 4 स्तंभों में से एक योजना बनाई है।
और 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च क्षमता और उच्च दक्षता और बेहतर सुविधाओं वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी और सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। बात करें उन्होंने भारतीय किसानों के लिए क्या कहा, तो रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों को 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा और 2.37 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान होगा। भारत में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना है और कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से सहायता की जाने वाली निधि जो कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक है। अब दोस्तों बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम आवास योजना के लिए 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का जो है निर्माण पूरा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 22-23 के सेशन में 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाना तय है। और बात आगे करें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लिए लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा। किफ़ायती आवास योजनाओं के लिए 2022-23 में 80 लाख घरों की पहचान की जाएगी। और नीचे दोस्तों अब आगे देखें, बात उन्होंने रक्षा के लिए क्या कहा, तो रक्षा डिफेंस, रक्षा के लिए पूंजी खरीद का बजट का जो है 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित किया जाएगा। यह पिछले वित्त वर्ष के 58% से अधिक है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। तो दोस्तों ये जो है बजट 2023 की जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप आगे देखने को हमें मिलेंगी 22-23 के सेशन में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है ये उन सभी तक शेयर जरूर कर दें जो भी बजट से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं। और दोस्तों अगर जो है वीडियो पसंद आई तो लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।